नहीं है भाई, ठीक है ना। कई बार क्या है कि हमारा ध्यान नहीं होता है इस वाले बटन में। हमारे पास एक जादुई बटन है जिससे हम हमारी आवाज भी बंद कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है सर जी। आफ्टरनून है, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून जी। चलिए बहुत अच्छी बात है, स्टार्ट करें, ठीक है ना। क्लासेस की शुरुआत करें। क्लासेस की शुरुआत करने से पहले एक सवाल, अभी हम ना हमारे अंतिम चरण में है। कल तक हमारा आधुनिक साहित्य जो है, आधुनिक काल जो है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। रीति काल में अब हमें कुछ और नहीं देखना बाकी रह गया है। अब केवल और केवल हमें आधुनिक काल पढ़ना है और कुछ पुरस्कार पढ़ने हैं। प्रयास करेंगे कि आज पुरस्कारों से शुरू करें। किस तरह से शुरू करेंगे? पुरस्कारों से शुरू करेंगे। उसके बाद कल हम कुछ आधुनिक कवि और उनकी कुछ प्रमुख रचनाओं से संबंधित कुछ सवाल कर लेंगे जो कि इंपोर्टेंट होंगे हमारी परीक्षा के लिए। उसके बाद बस एक दिन हमें पत्र लेखन और पढ़ने हैं। पत्रों के प्रकार, क्लास में पत्र किस किस श्रेणी के हैं, कुछ शब्दावली हमें पढ़नी है। बस पत्र बनाने नहीं है कि जैसे कि एक पत्र आपने किसी आयोग को भेजा और आयोग को भेजने के बाद अगर उसका कोई जवाब नहीं आया है तो दोबारा में जो आप पत्र भेजोगे उसे क्या कहते हैं, ठीक है ना। शासकीय पत्रों में प्रेषक का अर्थ क्या होता है, प्रेषित किसे कहते हैं, दिनांक किस तरीके से लिखते हैं, इत्यादि इत्यादि शब्दों को, मतलब इत्यादि इत्यादि ऐसे फॉर्मेट को हमें कल देखना है, लेकिन कल नहीं परसों देखना है, ठीक है ना, परसों देखना है। उसके बाद कंप्लीट टेस्ट चलेंगे और हाँ, आपके रिवीजन की व्यवस्था करवा दी गई है। रिवीजन जो है आपका कंप्लीट 7 से 8 घंटे का, ठीक है ना। 7 से 8 घंटे की हिंदी की क्लास होगी जो कि इंपोर्टेंट क्लास होगी, ठीक है। अगर किसी को लगता है कि संपूर्ण पाठ्यक्रम का हमें रिवीजन करना है टॉपिक वाइज मतलब ऐसा नहीं है कि एक सवाल किसी और टॉपिक का हो उसके बाद किसी और टॉपिक का सवाल, बिल्कुल नहीं। एक सवाल से हम लगभग 40-50 सवाल करेंगे। कुल मिलाकर 8 घंटे के आसपास की वो क्लास होगी जो कि क्लास बेहद जरूरी होगी। और उसकी तारीख कितनी है? उसकी तारीख है भाई क्लास की, आपकी हिंदी की क्लास की तारीख है कंप्यूटर जी। अब संडे कब है? अच्छा तो ठीक है भाई, 6 तारीख को वो आपकी क्लास लगी हुई है यूट्यूब पर, ठीक है ना। कब लगी हुई है? 6 तारीख को। कब लगी हुई? 6 तारीख को। कब लगी हुई? 6 तारीख को। 6 तारीख को संडे है, ठीक है ना। 6 तारीख को क्या है सर? संडे, यानी रविवार है सर 6 तारीख को। और 8 घंटे की क्लास है, कंप्लीट क्लास होगी। इसको देखना बेहद जरूरी है। जरूरी नहीं है कि हाय आप लाइव ही आए, ठीक है ना, कि हाय सर जी हम तो लाइव ही आकर ये क्लास करेंगे, बस कर लेना, ठीक है ना, किसी भी तरह से बस कर लेना। 6 तारीख, 6 जुलाई, ठीक है ना। कंप्लीट एक 8 घंटे की क्लास रहेगी जिसमें आपका साहित्य, आपका व्याकरण, सब कुछ कवर, ठीक है। तैयार है सभी लोग? इसको तो जरूर करना है, ठीक है ना। रामबाण होगी। हम अभी से इस पर काम कर रहे हैं कि किस किस सवाल को उसमें सम्मिलित करें, किस तरीके से रिवीजन कराते हुए चलें, किस तरीके से बताते हुए चलें, कौन कौन से सवाल इंपोर्टेंट हो सकते हैं, पाठ्यक्रम क्या है, पाठ्यक्रम में एक एक बिंदु से कौन कौन से सवाल उठाएं, ठीक है ना। बेहद जरूरी होगी, ठीक है ना, बेहद मोस्ट इंपोर्टेंट। इस क्लास को जरूर करिएगा। 26 तारीख, अरे 26 लिख दिया भाई मैंने, 6 करिएगा इसको, क्या करिएगा इसको 6, 26 तो कल परसों ही है, 6 करिएगा, 26 गलती से लिख दिया है मैंने 6, ठीक है ना। 6 तारीख, ठीक है। 6 तारीख को क्या है? रविवार है। चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए आज ना हम साहित्य शुरू करते हैं, आधुनिक साहित्य। तो सबसे पहले पुरस्कारों को ही लपेटते हैं। पुरस्कारों से अक्सर सवाल आते हैं और ऐसी कोई रचना जिसको कोई पुरस्कार मिल चुका है उसके पूछे जाने की संभावना अत्यधिक हो जाती है, उसके पूछे जाने की संभावना बहुत जरूरी हो जाती है, ठीक है ना। कहां पर होगी क्लास? अरे भाई साहब ये क्लास होगी यूट्यूब पर। कहां होगी ये क्लास? यूट्यूब, वाईटी ही मैंने लिख दिया भाई, यूट्यूब पर होगी, ठीक है ना। वाईटी पर होगी, यूट्यूब पर बिहार केजीएस एग्जाम करके चैनल है, वहां पर ये क्लास हो जाएगी। अब देखो इस तरह अगर आज अपने वीक टॉपिक को लिखिएगा कि आज जो भी आपको पढ़ना है उसको लिखिए। हिंदी में ये, मैथ में ये, रीजनिंग में ये, बिहार जीके में ये, ठीक है ना। उसके बाद अब रिवीजन पर कोई नियम लागू नहीं है। रिवीजन आपको जब समय मिले तब करिए, जो भी टॉपिक आपने कभी भी पढ़ा है सबको लपेटिए, लेकिन रिवीजन 2 घंटे डेली करिए, ठीक है ना, कि कभी भी करिए, जब आपको समय मिले तब करिए। कोई भी टॉपिक कभी भी पढ़ा हो तब करिए, क्योंकि अब वो नियम लागू नहीं होते, क्योंकि उतना समय अब हमारे पास नहीं है कि हम 21 दिन का वेट करें, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, ये नियम तब लागू होते हैं जब परीक्षा में थोड़ा बहुत समय होता है। सही तरीका तो यही है, ठीक है ना। लेकिन वर्तमान में हमने कभी भी कोई टॉपिक पढ़ा होगा उसका रिवीजन लपेटिए, उन टॉपिकों को देखिए, लपेटिए, ठीक। अच्छी बात, आगे बढ़े। मुझे अनब्लॉक, अरे अगर आप अनब्लॉक हो, अगर अनब्लॉक नहीं होते तो चैट नहीं कर पाते, कमेंट नहीं कर पाते, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, आगे बढ़े। आज की जो बारी है सर, आधुनिक साहित्य हमें पढ़ना है, आधुनिक काल हमें पढ़ना है। सबसे पहले सर हम हिंदी साहित्य देखकर आ रहे थे और साहित्य देखते हुए सर हमें क्या पता चला, सबसे पहले जो हिंदी साहित्य का विभाजन है वो किसके द्वारा किया जा रहा है? सबसे पहले हिंदी साहित्य का जो विभाजन है वो किया जा रहा है हमारे जॉर्ज ग्रेनसन जी के द्वारा, जो अंग्रेजों के साथ भारत में आते हैं, ठीक है ना। वो 11 भागों में हिंदी साहित्य को बांट रहे हैं। लेकिन हमने एक आदर्श वर्गीकरण देखा, और आदर्श वर्गीकरण हमने किस तरीके का देखा कि यहाँ पर हमें पता चला कि भाई एक होता है आदिकाल, क्या होता है? एक होता है सर आदिकाल। आदिकाल के बाद की स्थिति हो जाती है सर भक्ति काल की, भक्ति काल के बाद सर रीतिकाल हो जाता है, रीतिकाल। और रीतिकाल के बाद की स्थिति किस वाले काल की है? थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखते हैं, ठीक है ना। रीतिकाल के बाद कौन सी स्थिति हो जाती है जी? रीतिकाल के बाद की स्थिति हो जाती है जी हमारी, जिसको हम कहते हैं आधुनिक काल, जिसको हम क्या कहते हैं सर? जिसको हम कहते हैं आधुनिक काल, ये वाली स्थिति हो जाती है, ठीक। अच्छा, अगर इनके समय के बारे में देखा जाए तो रीतिकाल का जो समय, विक्रम संवत ईस्वी की बात कर रहा हूं, तो सर 1000 से लेकर 1350 ईस्वी तक का समय इसमें है। 1350 से लेकर 1650, कहीं कहीं 1700 है, लेकिन वो विक्रम संवत में है, ठीक है ना। अलग अलग व्यक्ति अलग अलग समय मानते हैं, लेकिन एक आदर्श समय हो जाता है 1650। उसके बाद सर 1650 से लेकर 1850 तक का समय किसका है? आधुनिक काल का, रीतिकाल का। और 1850 से लेकर अब तक की जो कहानी हो जाती है वो हो जाती है हमारे आधुनिक काल की। आधुनिक काल के हमें सिर्फ कुछ कवि पढ़ने हैं, क्या करने? कवि और उनकी रचनाएं। लेकिन यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट चीज क्या हो जाती है? पुरस्कार। पुरस्कार मतलब अवार्ड, चाहे वो ज्ञानपीठ हो, साहित्य अकादमी हो, चाहे व्यास सम्मान हो, एक एक को लपेटो। भारतीय साहित्य का जो सबसे बड़ा पुरस्कार है, कोई भी रचना है, क्या है सर? कोई भी रचना, इस रचना को जो सबसे बड़ा पुरस्कार मिल सकता है उसका नाम है ज्ञानपीठ। कौन सा नाम है? ज्ञानपीठ, मतलब सबसे बड़ा पुरस्कार, सबसे बड़ा कोई भी पुरस्कार अगर है तो वो कौन सा है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। सबसे पहले इसी को लपेटते हैं, इसी को एक एक फैक्ट के साथ बात करते हैं, और एक एक फैक्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, फिर इसको डिटेल में लेकर चलेंगे। अच्छा, अब देखो यहाँ सर जी, अगर इसके फैक्ट के बारे में बातचीत हो रही है, ज्ञानपीठ पुरस्कार है, तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि सर इसकी स्थापना कब हो जा रही है। इसकी स्थापना, सर जी इसकी स्थापना के बारे में बातचीत होगी। स्थापना, इसकी स्थापना हम कर रहे हैं, हम नहीं। इसकी स्थापना जो हो रही है 1961 में सर, तो बोले 1961। इंपोर्टेंट सवाल है। अच्छा, ये सर जी पहली बार कब दिए जाएंगे? ये पहली बार कब दिए जाएंगे? पहली बार दिए जाएंगे 1965 में। कब दिए जाएंगे? 1965 में। कब दिए जाएंगे? 1965 में, ठीक है सर, 1965 हो गया। इस पहली बार देने के बाद पहले व्यक्ति हमेशा इंपोर्टेंट होते हैं। पहले व्यक्ति कौन हो जाते हैं जी? पहले व्यक्ति, पहले व्यक्ति। और पहले व्यक्ति जो इंपोर्टेंट होते हैं वो हो जाते हैं जी हमारे जी शंकर गुरु। कौन हो जाते हैं? जी शंकर गुरु।
पहले व्यक्ति कौन है? जी शंकर गुरु। बोलो जरा, जी शंकर गुरु। अच्छा, इनकी भाषा कौन सी है सर? इनकी भाषा जो हो जा रही है वो हो जा रही है मलयालम। मलयालम, ठीक है ना? कौन सी भाषा है? मलयालम। सबसे पहली बार जो ज्ञानपीठ भारतीय साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार जो दिया गया वो मलयालम भाषा को दिया गया। इसको दिया जा रहा है मलयालम भाषा को, ठीक है सर? मलयालम भाषा को मिल गया, जी शंकर गुरु है 1965 में सर इनको सबसे पहली बार ये पुरस्कार दिया जा चुका है। अच्छा, उसके बाद सर ऐसा कोई सवाल आ सकता है कि पहले व्यक्ति बताओ जो हिंदी भाषा के हैं। पहले व्यक्ति किस भाषा के लिए? हिंदी। आंसर आ सकता है। खान सर से केबीसी में ये सवाल पूछा गया अमिताभ बच्चन जी के द्वारा कि बताइए हिंदी भाषा का ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले किस व्यक्ति को दिया गया? ये खान सर से सवाल था। अब सवाल की प्राइस तो मुझे पता नहीं है, लेकिन सवाल पूछा गया कि सबसे पहले व्यक्ति हिंदी के, तो उनको हम कहते हैं सुमित्रा नंदन पंत। क्या कहेंगे? सुमित्रा नंदन पंत, जिन्हें सुकुमार कवि भी कहते हैं। इनकी सन हो जाएगी 1968। अभी एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे हम, और इनकी रचना का नाम होगा हेमतरंगिणी। क्या नाम होगा? हेमतरंगिणी, ठीक है ना? अच्छी बात है। उसके बाद अगर पूछी जाएगी बताइए पहली महिला कौन सी है? क्या पूछी जाएगी? पहली महिला जिसको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, तो सर बांग्ला भाषा की एक महिला आ जाएंगी जिनका नाम है आशापूर्णा देवी। आशापूर्णा देवी को ये जो पुरस्कार दिया जाएगा 1976 में, किस भाषा की है? बांग्ला। द फर्स्ट प्रॉमिस, ये इनकी रचना है, उनके लिए सबसे पहली बार इनको प्राइज दिया जाएगा। उसके बाद सर ऐसा भी कोई सवाल आ सकता है कि हिंदी की पहली महिला बता दो। पहली महिला बताइए, पहली महिला जो कि हिंदी भाषा की है। अच्छा, हिंदी भाषा की जो पहली महिला होंगी सर वो होंगी महादेवी वर्मा, जिन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहते हैं। कल आएंगी हमारे सिलेबस में महादेवी वर्मा। और इनकी रचना है जिस रचना का नाम है यामा, और इस रचना को 1982 में पुरस्कार दे दिया जाएगा ज्ञानपीठ। सर आप इतनी बातचीत कर रहे हो इस पुरस्कार के बारे में, सर मिलता क्या है? अरे मिलता क्या है, एक तो सबसे बड़ा पुरस्कार है, और सबसे बड़ा पुरस्कार होने के कारण इसमें उपहार राशि जो मिलती है वो 11 लाख की मिलती है, और सर कुछ प्रमाण पत्र मिलते हैं, और एक देवी की प्रतिमा मिलती है। उस देवी का नाम क्या है? उस देवी का नाम है वाग्य देवी। क्या नाम है उस देवी का? वाग्य देवी। वाग्य देवी मतलब वाग्य देवी कहते हैं सर सरस्वती जी को। सरस्वती जी की एक प्रतिमा मिलती है जो कि कंस की होती है। किसकी होती है? कांसे की। अच्छा, और सर अगर बात करें कि अब तक कितनी भाषाओं में ये पुरस्कार मिल चुका है, मतलब कितनी भाषाओं में पुरस्कार देते हैं? भारतीय संविधान में 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची में है। 22 के साथ एक को और जोड़ दो, 23 भाषाओं में पुरस्कार मिलता है। एक कौन सी जोड़ी है? एक जोड़ी है इंग्लिश, और इंग्लिश में सबसे पहले पढ़ने वाले जो व्यक्ति होंगे, इंग्लिश के सबसे पहले व्यक्ति, इंग्लिश के पहले व्यक्ति हो जाएंगे, सन हो जाएगी 2018, अमिताभ घोष जी। कौन हो जाएंगे? अमिताभ घोष जी। फिर कि सर जी हिंदी की पहली महिला हो जाएंगी महादेवी वर्मा 1982। इसके बाद इसमें एक संशोधन कर दिया जाएगा 1982 के बाद, क्या कि अब से रचना के लिए देना बंद करो। अब से रचना के लिए नहीं देंगे, अब से क्या देंगे? आपने हिंदी में जो भी कार्य किए, जितनी भी रचनाएं लिखी हैं, उसके लिए एक बार संपूर्ण योगदान कहकर, संपूर्ण योगदान के लिए एक ही बार एक पुरस्कार देंगे। रचना के लिए देकर कि भाई किसी रचना को आधार बनाकर देना बंद कर दिया। सर हिंदी को कितनी बार मिला है? सर जी अगर हिंदी की बातचीत करी जाएगी, क्योंकि हम हिंदी ही पढ़ रहे हैं, हिंदी को अभी तक ये जो पुरस्कार है ये मिलेगा 10 बार। और वो 10 व्यक्ति कौन कौन से? अभी हम एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन ये ब्रीफ जानकारी 10 बार है, और 10 बार। और अगर व्यक्ति की बातचीत करी जाए, व्यक्ति हो जाते हैं 11। सर कैसे? कि एक साल में ना, एक साल ऐसी आई कि 2 व्यक्तियों को हिंदी के लिए संयुक्त रूप से दे दिया गया। एक बार 2 व्यक्तियों को संयुक्त रूप से दिया गया, व्यक्ति तो हो जाएंगे 11। और कितनी बार मिला है? वो मिला है 10 बार हिंदी को। हिंदी और कन्नड़ ये सर्वश्रेष्ठ भाषाएं जिनको 10 बार मिल चुका है। ध्यान रखिएगा, ये ब्रीफ जानकारी है भारतीय साहित्य के सबसे बड़े पुरस्कार की। मेरे साथ दोहराओ सभी लोग। एक अंक है आपका, एक सवाल है आपका। ज्ञानपीठ से अगर कोई सवाल बना, अभी हम रचनाओं को भी देखने वाले हैं कि हिंदी के लिए किस किस कवि को मिली है, ठीक। लेकिन सबसे जरूरी बात क्या है? सबसे जरूरी बात यह है कि ज्ञानपीठ भारतीय साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? ऐसा कोई सवाल आए तो ज्ञानपीठ। भारतीय साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार, मेरी तरफ देखो सभी लोग, भारतीय साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार ज्ञानपीठ। भारतीय साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार ज्ञानपीठ। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब होती है? ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब होती है? सभी लोग बोलो, कब हो रही है ज्ञानपीठ की स्थापना? ज्ञानपीठ की स्थापना हो जा रही है 1961 में। 1961 में सबसे पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिए गए? सबसे पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिए गए? कैसे थक गए? थक गए क्या? थकान हो गई? परीक्षा के अंतिम समय आते आते थक गए हम? बिल्कुल नहीं थके हो आप। अपनी शक्ति को पहचानो, ठीक है ना? थके नहीं हो आप, कोई आपको थका सकता ही नहीं है जब तक आप खुद ना चाहें, ठीक है ना? कोई थका नहीं सकता है। सबसे पहली बार दिए जा रहे हैं 1965 में। पहले व्यक्ति कौन है? पहले व्यक्ति कौन है? पहले व्यक्ति हो जा रहे हैं जी शंकर गुरु। बोलो सबसे पहले व्यक्ति कौन है? जी शंकर गुरु। बोलो जी शंकर गुरु। भाषा कौन सी है इनकी? मलयालम। या फिर मैं एक सवाल पूछूं, भारतीय साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार सबसे पहली बार किस भाषा को दिया गया? मलयालम भाषा को। किस भाषा को मिला? मलयालम भाषा को। कौन सी भाषा है? मलयालम, ठीक है जी। अच्छा, इस उपहार में, इस पुरस्कार में कितनी उपहार राशि मिलती है? ज्ञानपीठ पुरस्कार में उपहार राशि कितनी है? ज्ञानपीठ पुरस्कार की उपहार राशि है 11 लाख रुपए। कितनी है? 11 लाख, ठीक। और एक वाग्य देवी की प्रतिमा मिलती है। वाग्य देवी मतलब माता सरस्वती की। किसकी प्रतिमा मिलती है? माता सरस्वती की प्रतिमा मिलेगी, जो कि काशी की होगी। और कुछ प्रमाण पत्र मिलेंगे, कुछ सॉल इत्यादि भी मिलती है, ठीक है? कुछ सॉल इत्यादि मिलती है। हिंदी को अब तक कितनी बार ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हो चुका है? हिंदी को अब तक कितनी बार ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हो चुका है? 10 बार। कितनी बार? 10 बार। व्यक्ति कितने हैं? व्यक्ति कितने हैं? व्यक्ति हो जा रहे हैं सर 11। व्यक्ति कितने हो जा रहे हैं? 11। अरे बोलो रे, व्यक्ति कितने हो जा रहे हैं? व्यक्ति हो जा रहे हैं 11। कितने व्यक्ति हैं? 11। हिंदी की पहली महिला आशापूर्ण महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा जिनको 1982 में यामा रचना के लिए दिया गया। 1982 यामा, लेकिन केवल पहली महिला सर, इनसे पहले आशापूर्णा देवी जी को 1976 में बांग्ला भाषा के लिए मिल चुका है। तो पहली महिला अगर आएंगी, हिंदी नहीं कहे कि हिंदी की पहली महिला कौन सी, तब तो आशापूर्णा, तब तो महादेवी वर्मा। और केवल पहली महिला कहे तब तो पहली महिला 1976 में आशापूर्णा देवी हो जाएंगी। हिंदी की पहली महिला महादेवी वर्मा। अच्छा, पहले पुरुष तो सर जी शंकर कुरूप है, पहले व्यक्ति। तो हिंदी के लिए पहले व्यक्ति सुमित्रा नंदन पंत 1968 चिदंबरा के लिए। अब आ जाओ, अब इसके ब्रीफ में आ जाओ। देखो ये है ज्ञानपीठ की वो मूर्ति, ये सर वो ज्ञानपीठ की मूर्ति। कहीं कहीं पर ऐसा वर्णन है, वैसे मूल रूप से यही है, ये और ये बिल्कुल सेम है। ये माता सरस्वती है, ठीक है ना? कौन है? माता सरस्वती। और माता सरस्वती के नाम से नहीं मिलती है, वो मिलती है वाग्य देवी के नाम से। कि ज्ञानपीठ पुरस्कार में किस देवी की प्रतिमा मिलती है? तो आपका प्रायोरिटी पर उत्तर होगा वाग्य देवी। वाग्य देवी ना हो तो माता सरस्वती।
बाकी देवी ना हो तो माता सरस्वती, ठीक है सर, पता चला। इसके बाद यहाँ पर कुछ बातें समझो कि सर स्थापना जो हो जा रही है 1961 में, कब हो जा रही है? 1961 में। 4 साल के बाद 1965 में सबसे पहले हमने ये दी, 4 साल के बाद 1965 में सबसे पहले दी, ठीक है सर। उसके बाद 8वीं अनुसूची में जितनी भी भाषाएं हैं ना, उनमें से एक को और जोड़ दो। एक कौन सी जोड़ दो? इंग्लिश को। कहा इंग्लिश 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 कि भाई भारतीय भाषाओं के साथ साथ इंग्लिश में भी ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इंग्लिश में भी, कहां पर भी सर? इंग्लिश में भी ये पुरस्कार हम देने का प्रयास करते हैं। कुल मिलाकर भाषा कितनी है? 23। 22 तो संविधान में ही है, उसके साथ एक को और जोड़ा तो कुल मिलाकर संख्या हो जाती है 23, 23। एक अच्छी बात है। इसके साथ साथ 1982 में क्या होगा? 1982 में जैसे ही महादेवी वर्मा जी को मिलेगा, उसके बाद रचना के लिए देना बंद कर दिया और कह दिया कि संपूर्ण योगदान के लिए अब से पुरस्कार दिया जाएगा, रचना के लिए देना हमने बंद कर दिया। ठीक, उसके बाद कि सर यह पुरस्कार केवल भारतीय नागरिकों के लिए ही खुला है। ऐसा नहीं है कि कोई विदेशी नागरिक विदेश में बैठकर कोई अच्छी किताब लिख दे उसको हमें पुरस्कार देंगे क्या? बिल्कुल नहीं, भारतीय नागरिकों के लिए ही दिया जाता है। अच्छा, मरणोपरांत सम्मेलन अधिकृत नहीं है, यानी मरने के बाद ये पुरस्कार किसी भी व्यक्ति को प्रदान नहीं होता है। चयन बोर्ड की वर्तमान अध्यक्ष जो है ना, वो है श्रीमती पृथ्वारे। इसको ध्यान रखिएगा कि भाई ज्ञानपीठ के चयन समिति के जो अध्यक्ष है उनका वर्तमान में नाम क्या है? प्रेजेंट में कौन है? प्रेजेंट में है श्रीमती पृथ्वारे। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए सर, आगे बढ़िए। इसे आगे आओ। इसे प्रथम जो ज्ञानपीठ है 1965 में दिया जा रहा है किनको? जी शंकर कुरूप जी को 1965 में। उनकी एक रचना है द बेम्बू फ्लूट, की बांस की बांसुरी, द बेम्बू फ्लूट। अच्छा, इसके लिए प्रदान किया गया। उस समय इसकी राशि थी 1 लाख रुपए, वर्तमान में 11 लाख रुपए है। ये 1965 की बात है, तब थी 1 लाख, आज कितनी है? 11 लाख। ठीक है जी। अब से संपूर्ण योगदान के लिए दिया जा रहा है सबसे ज्यादा जो 10 बार प्राप्त हुआ है, एक तो हुआ है हिंदी को, हिंदी के साथ कन्नड़ भाषा को भी 10 बार प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद बांग्ला 5 बार, मलयालम को 6 बार, उड़िया को 4 बार, उर्दू को 5 बार, गुजराती को 4 बार, असमिया को 3 और मराठी को 4। ये कुछ याद नहीं रखना, केवल हिंदी। हिंदी को कितनी बार दिया है? 10 बार। व्यक्ति 11, व्यक्ति 11, ठीक है सर, ये पता चला। पहली महिला बंगाली की महिला रही है, मतलब बंगाली महिला रही है, जिनका नाम रहा है आशापूर्णा देवी, 1976। इनके उपन्यास का नाम है प्रथम प्रतिश्रुति, क्योंकि बंगाल की भाषा ऐसी है, प्रथम की रसोगुल्ला, ठीक है ना, रसोगुल्ला ऐसे बोलते हैं। इसका मतलब यह है कि फर्स्ट प्रॉमिस के लिए इनको 1976 में पुरस्कार दिया जाएगा। आशापूर्णा देवी हिंदी की पहली महिला तो महादेवी वर्मा। देखो यहाँ पर ध्यान लगाओ, पहले जो व्यक्ति हैं ये हमारी हिंदी भाषा के नहीं है, हम पढ़ सर हिंदी रहे हैं तो केवल हमें हिंदी से ही काम है, हम केवल हिंदी पर ही आधार लेंगे। लेकिन क्या है, ये सबसे पहले व्यक्ति हैं तो इंपोर्टेंट हो जाते हैं। मलयालम भाषा है, 1965 में इनके लिए दिया गया द बेम्बू फ्लूट, 1965। उस समय राशि 1 लाख रुपए थी। अच्छा, उसके बाद सन आएगी 1968 की। सबसे पहली बार हिंदी में पाने वाले ये जो होंगे उनका नाम है सुमित्रानंदन पंत, जिन्हें हम क्या कहते हैं? जिन्हें हम कहते हैं सुकुमार कवि। बस एक नाम और ध्यान में रखना, कौन सा? कि भाई फिराक गोरखपुरी, ये उर्दू में पाने वाले पहले व्यक्ति हैं, फिराक गोरखपुरी। उन हिंदी के बाद जस्ट 1 साल बाद उर्दू को दे दिया गया था, 1969, ठीक है ना, कि फिराक गोरखपुरी को उर्दू के लिए पहली बार मिलता है 1969, हिंदी को 1 साल पहले, हिंदी को 1 साल पहले, ठीक है। फिराक गोरखपुरी कौन हो जाते हैं? उर्दू में पाने वाले। सर उसके बाद दूसरा जो मिलेगा रामधारी सिंह दिनकर को मिलेगा हिंदी भाषा के लिए 75। ऐसे करते 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 सर यहाँ पर सभी व्यक्ति आते चले जाएंगे, ऐसे आते 35वां जो होगा ना, 35वां दिया तो हिंदी के लिए ही जाएगा। यहाँ पर हो जाएंगे 2 व्यक्ति, लेकिन एक व्यक्ति की जो भाषा है वो है पंजाबी। उसके बाद की हम बात करें, यहाँ पर आ जाएगा 45वां में दोनों व्यक्तियों की भाषा हिंदी है, इनको एक ही बार 45वां दिया जाएगा। इसलिए हमने व्यक्ति पढ़े थे 11। अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल को 2009 में ही संयुक्त रूप से ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, तो व्यक्ति 11 है। कितनी बार दिया गया है? 10 बार। अच्छी बात है, आगे चलो। फिर सर 49वां आएगा, फिर उसके बाद सर ये सारी की सारी कहानी आती चली जाएगी। उसके बाद सर ये वाले व्यक्ति जो है ये अब तक हिंदी में पाने वाले व्यक्ति हैं, इनकी सॉफ्टवेयर हमें पढ़नी है। हमें सभी भाषाओं को तो पढ़ना नहीं है, केवल हिंदी के जानने हैं। केवल हिंदी का मतलब चौथा जो ज्ञानपीठ पुरस्कार था, यानी क्रम का चौथा, वो हिंदी के लिए दिया गया और हिंदी में सबसे पहली बार पाने वाले व्यक्ति हो जाएंगे सुमित्रानंदन पंत, जिनको 1968 में पुरस्कार दिया जाएगा। उसके बाद 8वें क्रम का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है रामधारी सिंह दिनकर जी को मिला, जो हिंदी के लिए दूसरा था, 1972। रामधारी सिंह दिनकर, मेरे साथ बोलो, सबसे पहला सुमित्रानंदन पंत। ऐसे तो भूल जाओगे भाई तुम, ठीक है ना, फिर क्लास के बाद रखने की आवश्यकता पड़ेगी। रुको जरा, इस वाली लाइन को पढ़ो, सरस मन कुं अक कृपा करो, सरस मन कुं एक कृपा करो, ऐसे याद रख लो। अक का मतलब क्या होता है? एक। कि सरस मन कुं एक कृपा करो, बोलो जरा, सरस मन कुं एक कृपा करो, मेरे साथ बोलो, सरस मन कुं एक कृपा करो, बोलो इसको, सरस मन कुं एक कृपा करो। मुझे पता है अन्यथा भूल जाओगे, बोलो सभी लोग बोलो, सरस मन कुं एक कृपा करो, सरस मन कुं एक कृपा करो, सरस मन कुं एक कृपा करो, बोलो 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 बोलो, सरस मन कुं एक कृपा करो। परेशान नहीं होना है, यही याद करना है। बाद का काम तो बाकी के सब्जेक्ट के लिए है, मैथ करो बाद में, तो रीजनिंग करो, जीएस पढ़ो, कुछ भी करो, हिंदी को तो यही लपेटो। सरस मन कुं एक कृपा करो, बोलो सरस मन कुं एक कृपा करो। सर ये क्या है? ये ज्ञानपीठ हिंदी के पाने वाले व्यक्तियों का नाम है। जैसे कि सर सरस मन कुं एक कृपा करो, सरस मन कुं एक कृपा करो, यहीं तक है, 2017, ठीक है ना। कि सर इस सा से क्या बनेगा? सुमित्रानंदन पंत, जो कि पहले व्यक्ति है। सरस मन कुं एक कृपा करो, सर सरस मैंने यहां पर लिखा, सरस लिखते ही मुझे पता चला कि इस वाले सा से क्या बनेगा? इस वाले सा से बनते हैं सबसे पहले व्यक्ति सुमित्रानंदन पंत। कौन से हो जाते हैं? सुमित्रानंदन पंत। इस रा से क्या होगा? इस रा से हो जाएंगे सर रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है सर, रामधारी सिंह दिनकर हो गए। फिर इस सा से क्या होंगे? इस सा से हो जाएंगे सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे। कौन हो जाएंगे? अज्ञे, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे। सरस का मतलब 3 नाम है सर यहाँ पर, फिर कह रहा हूँ इसको लिख लो अभी, ठीक है ना। यानी ये फाइल आएगी तो उसका एक बार स्क्रीनशॉट या फिर कुछ भी खींच लेना, ये सपोर्टिंग पीडीएफ में आएगी। सरस, सरस मतलब सा से सुमित्रानंदन पंत 1968, रा से रामधारी सिंह दिनकर 1972, सा से फिर अज्ञे जी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे। उसके बाद मन मतलब मां से महादेवी वर्मा, ना से नरेश मेहता। उसके बाद कुं से आ जाएंगे सर कुंवर नारायण 2005। एक से सर आ से अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल, का से बनेगा केदारनाथ सिंह। कुं मतलब एक कृपा से बनेगा सर कृष्णा सोबती,
क्या बनेगा? कृष्णा सूक्ति। फिर कह रहा हूं कि सरस मन को कृपा करो, सा से सुमित्रानंदन पंत, रा से रामधारी सिंह दिनकर, सा से सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन महादेवी वर्मा, मा से ना से नरेश मेहता, ना से फिर निर्मल वर्मा, कुं से कुंवर नारायण, एक से सर अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल, एक का से केदारनाथ सिंह, कृपा करो, कृपा से बन जाएगा कृष्णा सूक्ति, जो कि हिंदी में पाने वाले व्यक्ति हैं आखिरी 2017। पता है मैं आप पर थोड़ा सा ज्यादा बर्डन का कार्य डाल रहा हूं, लेकिन क्या ही करें ऐसा, ठीक है ना, क्या ही करें, इसको यहीं पर लपेटने का प्रयास करो। मुझे पता है कि आप दबे हुए हो बहुत ज्यादा कि सर जी क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, एक तो पहले से ही प्रेशर के साथ साथ सिलेबस बहुत ज्यादा, ऊपर से आपने और याद करने के लिए थमा दिया हमें। कोई बड़ी बात नहीं है, बस एक सॉफ्टवेयर पढ़ो, सरस मन को कृपा करो। मैं समझ पा रहा हूं, मैं कुछ समय के लिए अपने आप को आपकी जगह रखने का प्रयास कर रहा हूं और मैं समझ रहा हूं बिल्कुल कि आपके मन में क्या बीत रही है, ठीक है ना, मैं समझ रहा हूं। मेरा यकीन मानना कि अगर ये जरूरी नहीं होता तो मैं बिल्कुल आपको रटने के लिए कहता ही नहीं, बिल्कुल नहीं कहता, यकीन मानना मेरा आवश्यक है, इसलिए थोड़ा सा जोर देने का प्रयास कर रहा हूं। भारतीय साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है, और भारतीय साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है, हिंदी को केवल 10 बार मिला है, और 10 के 10 नाम हमें पता होने चाहिए कौन कौन से। ज्यादातर परीक्षाएं सन को कभी कभी पूछती हैं, ज्यादातर पूछती हैं कि निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति को यह पुरस्कार दिया गया है या किसको यह पुरस्कार नहीं दिया गया। उसके लिए ध्यान रखिएगा, सरस मन को कृपा करो। सरस मतलब सुमित्रानंदन पंत, हाँ भी इनको मिल चुका है, हिंदी में पाने वाले पहले व्यक्ति हैं। रामधारी सिंह दिनकर 1972। से क्या बनेगा? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। सरस की तो कहानी ये हो गई, इसे सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। उसके बाद सर मन मतलब मां से महादेवी वर्मा, ना से नरेश मेहता, कुं से सर, अच्छा ना से यहाँ पर 2 है निर्मल वर्मा, कुं से क्या बनेगा? कुंवर नारायण, आ से मतलब एक, मतलब आ से अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल, एक का से क्या बनेगा? केदारनाथ सिंह, और कृपा से क्या बनेगा? कृष्णा सूक्ति। बस ये 11 के 11 व्यक्ति के नाम दिमाग में रखने हैं, इसको याद रखिए। सरस मन को कृपा करो, भले ही सन याद नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम काम चला लेंगे। लेकिन ऐसे सवाल हमने देखेंगे, बताइए निम्नलिखित में से किसी ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला, निम्नलिखित में से किसी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। इस बार का जो टेस्ट होगा ना, उसमें ऐसे सवाल हम सबमिट कर रहे हैं, ठीक है ना। सर जी जहानाबाद वेस्ट चंपारण। अच्छा, किस किसका सेंटर 100 किलोमीटर से ज्यादा दूर है? किस किसका सेंटर 100 किलोमीटर से ज्यादा दूर है, ठीक है ना, किस किसका सेंटर? इस 16 को एग्जाम है, टॉनिक बुक से पढ़ें ये वाला क्लास, 16 को पेपर है, टॉनिक बुक हाँ आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल पढ़ सकते हैं, क्यों नहीं पढ़ सकते। सर जी मेरा 100 किलोमीटर, गुरुजी मेरा 4200। अच्छा, किसी का दिल्ली भी है क्या? दिल्ली तो नहीं होगा भाई, कैसी बात कर रहे हैं, दिल्ली क्या होगा? गुरुजी मेरा है, ये भगवान 500 किलोमीटर 170। क्या कर रखा है बताइए। जो ऐसा विद्यार्थी जो पहले शायद कभी नहीं ट्रैवल किया है, जो पहले कभी कहीं नहीं गया है, उसके साथ ऐसी स्थिति कि उसका जो सेंटर है वो भेज दिया गया 500 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 600 किलोमीटर। भगवान, अपने साथ किसी एक अभिभावक को जरूर लेकर जाइएगा, ठीक है ना, किसी एक व्यक्ति को जरूर लेकर जाइएगा, अन्यथा दिक्कत हो सकती है, ठीक है ना। और ज्यादातर जो लड़कियां हैं वो अपने पिताजी या फिर भाई इत्यादि के साथ जाएंगी, ठीक है ना। और हो सके तो कुछ समय पहले वहां पर पहुंचना, कम से कम 24 घंटे पहले या एक मतलब वही एक दिन पहले कम से कम पहुंचना। जिस समय से मतलब जहां का सेंटर है आपका पड़ा है, उसकी टिकट विकेट पहले से ही बनवा कर रखो, छोड़ना नहीं है, देने तो जरूर जाना है, टिकट विकेट पहले से करा कर रखनी है। कोई पीछे का लमजड़ नहीं कि सर जी हम तो तत्काल टिकट करा लेंगे, ये वो कुछ नहीं, पहले से कराइए, पहले से कराइए। बिहार में बड़ी वैकेंसी है, ट्रेन भी शायद स्पेशल चलाई जाएंगी कि नहीं उसके बारे में मुझे अभी पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन आप तो अपनी टिकट पहले से करा कर रखेंगे, ठीक है ना, आप तो अपनी टिकट पहले से करा कर रखेंगे, ठीक। अब देखो इनकी रचनाएं कई बार आ जाती हैं, रचनाएं जो है ना 1982 तक ही दी गई यामा के लिए। अच्छा कि भाई सुमित्रानंदन पंत की जो रचना है ना, उसका नाम क्या है? उसका नाम है सर चिदम्बरा। क्या नाम है? चिदम्बरा। चिदम्बरा। रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना का नाम है उर्वशी। उर्वशी, क्या नाम है? उर्वशी। उसके बाद सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी की रचना का नाम है कितनी नावों में कितनी बार। 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 महादेवी वर्मा जी की रचना का नाम है यामा। इसके बाद रचना के लिए देना बंद कर दिया, इसके बाद तो संपूर्ण योगदान, संपूर्ण योगदान, संपूर्ण योगदान, फिर हमें रचना कोई नहीं पढ़नी, फिर तो संपूर्ण योगदान। फिर कह रहा हूं कि सुमित्रानंदन पंत को हिंदी में जो सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, रचना का नाम क्या है? चिदम्बरा। रचना का नाम क्या है? चिदम्बरा। इसकी सन ध्यान में रखिएगा। और एक महादेवी वर्मा की 1982, सबसे पहली बार 1968 में दिया गया। एक है सुमित्रानंदन पंत सबसे पहली बार पाने वाली, सन बताओ 1968। 1968 सन बताओ 1968 कि सर जी रामधारी सिंह दिनकर की बातचीत करेंगे तो इनकी रचना का नाम उर्वशी। कौन सी रचना? उर्वशी। सन बताओ भाई, सन बताओ। सही सन की बात कर रहे हो तो 1972, लो सन भी हमने बता दी। उसके बाद सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे को कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार, ये इनकी रचना है। सन की बात करोगे तो 1978। 1978, 1978। महादेवी वर्मा रचना का नाम यामा। सन कौन सी है सर? 1982, 1982, 1982। बोलो सभी लोग, फिर से बोलो, फिर से बोलो। मुझे बताओ कि सुमित्रानंदन पंत की रचना कौन सी है जिसको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, या निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी रचना जिसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है? चिदम्बरा। कौन सी है सर? चिदम्बरा। कौन सी है? चिदम्बरा। कौन सी है? चिदम्बरा, ठीक। उसके बाद रामधारी सिंह दिनकर की रचना उर्वशी। कौन सी है? उर्वशी। कौन सी है? उर्वशी। कौन सी है? उर्वशी। उसके बाद सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी की रचना जिसका नाम क्या है? कितनी नावों में कितनी बार। 1978। कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार, ये जी की रचना है। उसके बाद महादेवी वर्मा 1982 यामा। 1982 यामा। कौन सी रचना? 1982 यामा। एक नरेश मेहता संपूर्ण योगदान के लिए, निर्मल वर्मा संपूर्ण योगदान के लिए, कुंवर नारायण संपूर्ण योगदान के लिए, अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल इनको संयुक्त रूप से हिंदी के लिए दिया गया, ये जो है हमारे संपूर्ण योगदान के लिए। केदारनाथ सिंह संपूर्ण योगदान। इस तरह सबसे लेटेस्ट जो हिंदी के लिए मिला है 2017 में कृष्णा सूक्ति को संपूर्ण योगदान के लिए कोई रचना नहीं, संपूर्ण योगदान के लिए कोई रचना नहीं है। अच्छा कि सर जी सबसे पहला हमें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त मतलब पता चल चुका है जी शंकर ग्रुप को,
अभी लेटेस्ट किस भाषा को मिला है और कौन से व्यक्ति हैं, उनकी भाषा और व्यक्ति लेटेस्ट वाले पता होने चाहिए। कि अभी करंट का भी सवाल है, स्टैटिक जीके करंट में भी आ सकता है, साथ के साथ हिंदी का भी सवाल है। जैसे कि सर जी अब जो हमारा अभी का जो पुरस्कार है ना वो दो व्यक्तियों को दिया गया है। 2024 का ज्ञानपीठ पुरस्कार दो व्यक्तियों को मिला है। एक कौन है, एक ऐसा गुलजार जी और दूसरे व्यक्ति हैं रामभद्राचार्य जी, गुरु रामभद्राचार्य। इन दोनों के नाम ध्यान रखना। यानी कि अगर हम बातचीत करें कि एक ऐसा जिनका नाम है गुलजार, एक ऐसा जिनका नाम क्या है, एक ऐसा जिनका नाम है गुलजार जी, और गुलजार जी एक शायर है। क्या है, शायर है, और इनको भी संपूर्ण योगदान के लिए ही ये पुरस्कार दिया जा रहा है। किसके लिए, संपूर्ण योगदान के लिए। ये है गुलजार जी जो कि शायरी करते हैं, इनकी शायरी बड़ी ही फेमस है। और ये है गुरु रामभद्राचार्य जी, शायद आपने कभी ना कभी टीवी पर या फिर रील में इनको देखा होगा। मतलब ये क्या है, ये सर राम कथा वाचक है, राम कथा करते हैं, और इनको संस्कृत का इतना अच्छा ज्ञान है, इनको संस्कृत का इतना अच्छा ज्ञान है कि मैं क्या ही बताऊं आपको। कैसे, अगर इनसे आप कहो ना कि आप किसी मतलब आपने छंद कहा कि भाई मुझे दोहा छंद में अभी के अभी एक पंक्ति बनाकर दिखाओ, ये तुरंत बना देंगे। पहले चरण में भाई सर पहले और तीसरे की अगर बात करें तो 13 मात्राएं आपको दिखाई देंगी, दूसरे और चौथे में 11 ये तुरंत बना देंगे, मुंह जबानी। संस्कृत के बहुत बड़े व्याकरण भी हैं, ज्ञाता भी हैं, और एक कथावाचक भी हैं। ठीक है, ये सूर्य है, मतलब इनके आंख नहीं है, मतलब इनको दिखाई नहीं देता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब चलो जी, इनको क्या है, ये देखो, ये संस्कृत के साथ साथ ना 22 भाषाएं बोलते हैं। कितनी भाषा बोलते हैं, 22 भाषाएं। तो संस्कृत के लिए 2024 का ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें दिया गया। संस्कृत के लिए 2024 का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो इन्हें दिया गया। केवल 2024 में दो ही भाषाएं ये पुरस्कार जीत पाई, एक तो संस्कृत के लिए ये, और एक उर्दू के लिए गुलजार जी। कौन है, गुलजार जी, ध्यान रखिएगा कौन है, गुलजार जी। फिर कह रहा हूँ ये लेटेस्ट है, ठीक है ना। तो जी हम डाउट सेशन चाहिए क्या आपको, बताओ, डाउट सेशन चाहिए क्या, ध्यान रखिएगा। 22 भाषाएं बोलते हैं ये, ठीक है ना, ये 22 भाषाएं बोलते हैं। कितनी भाषा, 22। और कुछ ये जितनी भी रामायण लिखी है ना आपके लिए जरूरी नहीं है, ठीक है, नाम ध्यान में रखने आपके लिए जरूरी जो होगा हम बताते हुए चल रहे हैं, ठीक है ना, कोई रामायण नहीं। रामभद्राचार्य एक कथावाचक है जिनको संस्कृत भाषा का 2024 का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। अच्छा, एक है गुलजार जी जिनको उर्दू के लिए दिया गया, वो शायर है। वो कौन है, वो है सर शायर, बस। और सर हिंदी के लिए व्यक्ति कौन हो जाएंगे, सर जी हमने एक सॉफ्टवेयर पढ़ ली हिंदी की। तो सॉफ्टवेयर कौन सी पढ़ लिया जी हमने, इस सॉफ्टवेयर का सरस मन को एक कृपा करो, सरस मन को एक कृपा करो। हम किसी प्रभु के पास गए, किसी देवी देवता के पास गए, हमने कहा कि हमारा मन सरस है, एक कृपा तो कर दो, सरस मन को एक कृपा करो, सरस मन को एक कृपा करो। ये क्या है, ये ऐसा सॉफ्टवेयर। सुमित्रानंद पंत, रामधारी सिंह दिनकर, सच्चिदानंद हिरान भाषा अज्ञे, महादेव वर्मा, नरेश मेहता, निर्मल वर्मा, कुंवर नारायण, कमलकांत, श्रीलाल शुक्ल, केदारनाथ, कृष्ण सूती। सरस मन को एक कृपा करो, सरस मन को एक कृपा करो। क्या करो, सरस मन को एक। सर जी एक हेल्प करिए, लैपटॉप में आज क्लास नहीं चल रही है, मुझे उतनी टेक्निकल जानकारी नहीं है, एक बार टेक्निकल नंबर से संपर्क करिएगा, शायद वो कुछ सहायता कर पाए, ठीक है, अच्छी बात है। या फिर एक बार फिर से लॉगिन करिएगा, ठीक, डन। उसके बाद की कहानी क्या आ जाती है, उसके बाद की कहानी आती है सर हमारे सरस्वती सम्मान की। किसकी कहानी आती है, सरस्वती सम्मान की। इसके बारे में बेसिक बातें बस समझ लो सरस्वती सम्मान के बारे में। और इसके केवल दो ही रचनाकार हमें याद रखने हैं जिनको ये पुरस्कार मिला है, पहले और आखिरी, बस और कुछ नहीं। सरस्वती सम्मान के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाएगा, यहाँ पर समझो इसको, अंदर बढ़ जाओगे। देखो सरस्वती सम्मान की अगर बातचीत करें, कौन सा सम्मान आ रहा है सर इसके बाद, सरस्वती सम्मान, सरस्वती सम्मान। इसकी स्थापना हो जा रही है 1991 में, ठीक, 1991 में। इसको देने वाली संस्था का नाम है के बिरला फाउंडेशन, के बिरला फाउंडेशन। के बिरला कौन है सर, ये व्यक्ति है, शायद आपने सुना होगा टाटा बिरला, ठीक है ना, उसमें जो के बिरला जी है ना, वो ये रहे के बिरला। इनकी स्मृति, इनके नाम पर ही इस पुरस्कार का प्रावधान है, क्योंकि इस पूरे पुरस्कार का खर्चा ये फाउंडेशन उठाता है, के बिरला फाउंडेशन, ठीक है ना। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा सरस्वती सम्मान प्रदान किया जाता है, ठीक है। तब अगर सरस्वती सम्मान दिया जाएगा तो इसमें कुछ पैसे वैसे भी मिलेंगे क्या, बिल्कुल मिलेंगे। इसमें सर पैसे जो मिलते हैं, यानी जो उपहार की राशि मिलती है वो 15 लाख रुपए है। कितनी है, 15 लाख। कितने मिलते हैं, 15 लाख रुपए इसमें प्राप्त हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं, 15 लाख रुपए, ठीक, 15 लाख रुपए। सबसे पहले व्यक्ति कौन हो जाएंगे, सबसे पहले व्यक्ति आप अमिताभ बच्चन जी को जानते हो, आप अमिताभ बच्चन जी को जानते हो, उनके पिताजी हैं जिनका नाम है हरिवंश राय बच्चन। सबसे पहले व्यक्ति हो जाएंगे हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन। उनकी कविता के लिए उनको ये पुरस्कार दिया जाएगा, ठीक है ना, हरिवंश राय बच्चन। सबसे पहले व्यक्ति हरिवंश राय बच्चन, कौन हो जाएगा, हरिवंश। सर लेटेस्ट, बस लेटेस्ट और एक और याद रखने हैं, जो कि सर 2024 की अगर हम बातचीत करें, जो कि हम 2024 की अगर हम बातचीत करें, यहाँ पर आइएगा 2000, किधर गया जो 2023 अभी तक का लेटेस्ट था सर। सरस्वती सम्मान जो 2023 है ना, ये दिया गया है सर प्रभा वर्मा जी को, और इनके उपन्यास का जो नाम है, ठीक है ना, अच्छा वो है सर रौद्र सात्विकम। नाम क्या है, नाम है सर, उपन्यासकार है ये, इनका एक उपन्यास है रौद्र सात्विकम, प्रभा वर्मा। कौन है, प्रभा, बस और कुछ याद नहीं। प्रभा वर्मा को 2023 का अभी तक का लेटेस्ट सरस्वती सम्मान मिला है। उसके साथ अगर बात करें, इनके उपन्यास का नाम है रौद्र सात्विकम। और सबसे पहले कौन है सर, सबसे पहले जो हो जा रहे हैं हमारे, सबसे पहले हो जा रहे हैं 1991 हरिवंश राय बच्चन। 4 खंडों में एक आत्मकथा है इनकी, ठीक है ना, जो कि कविता के ही फॉर्म में है, उनके लिए दिया जा रहा है, उनके लिए दिया जा रहा है, उनके लिए दिया जा रहा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और सर लेटेस्ट की अगर बातचीत करेंगे 2023 प्रभा वर्मा रौद्र सात्विकम, ये पद्य में एक उपन्यास है, मतलब गाई जाने वाली रचना में एक उपन्यास है, ठीक है ना, गाई जाने वाली रचना में एक उपन्यास है, ठीक। अभी के लिए यहीं तक सीमित रखो, अन्यथा शाम को नींद नहीं आएगी, यानी आएगी नींद नहीं आएगी कि सर जी ये क्या है। अच्छा मेरे साथ बोलो, सरस मन को एक कृपा करो, सरस मन को एक कृपा करो। सासे बनाओ, सासे क्या बनेगा, सासे बनाओ, सासे बनाओ, सासे सबसे पहले व्यक्ति सुमित्रानंदन पंत, बोलो जरा, सरस मन को एक कृपा करो, सुमित्रानंदन पंत, सभी लोग बोलो। सन 1968 हिंदी को पहली बार दिया गया। रचना चिदंबरा, अरे कैसे भूल गए कि सर जी सरस मन को एक कृपा करो, ये ज्ञानपीठ की ट्रिक है, और ट्रिक क्या है, हमें थोड़ा बहुत उत्तर करने में सहायता कर सकती है। सरस मन को एक कृपा करो। सबसे पहले व्यक्ति सुमित्रानंदन पंत, जिनकी रचना का नाम है चिदंबरा। सन की बात करें 1968 पर इनकी सन हो जा रही है 1968। सर रा से बनेगा रामधारी सिंह दिनकर, उर्वशी रचना है सर, और इसको 1972 में ये पुरस्कार दिया जाएगा। सर सा से फिर सा से बनेगा सच्चिदानंद हीरानंद भाषा अज्ञे,
जिनको कितनी नावों में कितनी बार के लिए 1978 में ये पुरस्कार दिया जाएगा। सरस मन को एक कृपा करो, सरस मन, माँ से बनेगा सर, फिर महादेवी वर्मा 1982 पहली महिला हिंदी में पाने वाली, इन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहते हैं। इसके बाद रचना के लिए देना बंद कर देंगे, फिर किसके लिए देंगे? संपूर्ण योगदान के लिए। संपूर्ण योगदान मतलब जितना भी कार्य किया उसके लिए पूरे जीवन में एक बार, ठीक है। अच्छा, सरस माँ से महादेवी वर्मा, ना से क्या बनेगा? ना से बन जाएगा सर नरेश मेहता और निर्मल वर्मा, नरेश मेहता और निर्मल वर्मा। कू से बनेगा कुंवर नारायण, एक कृपा करो, सरस मन को एक कृपा करो। ए से बनेगा अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल। का से बन जाएगा केदारनाथ, कृपा करो, कृपा करो से सर क्या बन जाएगा? कृष्णा सोबती। क्या बनेगा? कृष्णा सोबती। क्या बनेगा? कृष्णा सोबती। अच्छा, कल हम इसके कुछ सवाल करेंगे और कुछ आधुनिक साहित्य के प्रसिद्ध कवि पढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर के माध्यम से, ठीक है ना, क्वेश्चन आंसर के माध्यम से। उसके बाद पत्र लेखन, उसके बाद टेस्टी टेस्ट, उसके बाद टेस्टी टेस्ट, ठीक है ना। गुरुजी बहुत डर लग रहा है। अरे डर क्यों रहे हो भाई? डर अच्छा होता है, कभी कभी डर बहुत अच्छा होता है। जैसे अगर किसी बच्चे के सामने से सांप निकल कर चला जाए, बच्चे में डर नहीं है, वो उसको पकड़ ही लेगा और उससे खेलने का प्रयास करेगा, उसको डर नहीं है। लेकिन अगर उसको डर होता तो वह वहां से भागने का प्रयास करता, यानी डर अच्छा होता है, डर अच्छा होता है। अगर उसको सांप से डर लगता तो वहां से भागता, और तो सांप उसको डसता नहीं, उसको पकड़ने का प्रयास कर रहा है बच्चा, क्योंकि डर नहीं है उसके मन में। डर नहीं है तो क्या हो जाएगा कि भाई फिर तो सांप से हानि तो हो ही सकती है। आप में डर है तो आप तो सांप को देखकर भाग जाओगे। अगर आपको आपकी परीक्षा से डर लग रहा है, अच्छी बात है, ठीक है ना, अच्छी बात है। मिठाई बांटो, पड़ोसी को खूब मिठाई खिलाओ कि भाई क्यों? क्योंकि हम हमारी परीक्षा से डर रहे हैं, हम हमारी परीक्षा से डर रहे हैं, वो उसे खुश होने दो। तुम तो बस सतत प्रयास करते रहो, निरंतर प्रयास। फिर कह रहा हूँ मिक्स कुछ भी नहीं पढ़ना है, अपने स्ट्रेंथ मतलब अपनी ताकत को पहचानने का प्रयास करिए। आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। जो लोग सफल होते हैं वो मंगल ग्रह से नहीं आते, आप में से ही होते हैं। मेरा यकीन मानो, आपको मैं किस तरीके से बताऊं कि आप कुछ भी कर सकते हैं जो आप ठान लें, बशर्ते सही अप्रोच के साथ। अगर आपको लगता है कि सर जी मेरे मैथ में वो वाला टॉपिक वीक है, उससे भागो मत, उसी का सामना करो। पहले उसको लिखो कि आज मैं फलाने वाले टॉपिक को पढ़ूंगा, उस पर रिवीजन होगा, उस पर प्रैक्टिस होगी तो होगी, ठीक है, उस पर प्रैक्टिस होगी तो होगी, ठीक। अगर आपको लगता है कि आज रीजनिंग में डाइस पढ़ने हैं, क्लॉक कैलेंडर पर प्रैक्टिस करनी है, करो भाई, लिखो उसको। अगर आपको लगता है कि भाई आज विश्व हिंदी सम्मेलन हमें फिर से रिवाइज करने, करो। अगर आज आपको लगता है कि सर जी हमें पिछले 6 महीने की करंट अफेयर के इंपोर्टेंट फैक्ट देखने हैं, देखो, सर्च करो नेट पर, या फिर कोई भी मैगजीन है, देखो, कोई 6 महीने की करंट अफेयर है, देखो, किसने मना किया? करो ना, उस पर मेहनत। समय है अभी आपके पास, आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। सर ये साहित्य का नोबल, अच्छा देखो, नोबल पुरस्कार वो करंट अफेयर का विषय है, ठीक है ना। नोबल पुरस्कार गुरुजी बहुत दूर है सर, बहुत दूर है सर जी, मेरा सेंटर बहुत दूर दिया, सीतामढ़ी से 284 किलोमीटर है। अब भाई साहब देखो, सेंटर तो सेंटर ही होते हैं। अब ये इतना दूर तो लड़कियों का तो शायद समझ में नहीं आता कि क्यों फेंका गया। लड़के तो चलो ठीक है, वो तो मंगल ग्रह से आते हैं, वो तो पहुंच भी जाएंगे कैसे ना कैसे, लेकिन लड़कियों को थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। उन्हें ना एक अभिभावक को साथ लेकर जाना ही पड़ता है। लड़के तो चलो ठीक है कि अकेले भी चले गए, लड़कियों को बड़ी दिक्कत हो जाती है, उन्हें किसी ना किसी को लेकर जाना पड़ता है, किसी ना किसी को लेकर वो जाना पड़ता है उन्हें, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इस बार आप वर्दी लेकर ही आओगे, ठीक है ना, इस बार आप वर्दी लेकर ही आओगे, लेकिन थोड़ा सा सतत प्रयास जरूर रखिए, बीच में तैयारी को नहीं छोड़ देना है। अपने वीक टॉपिक को लिखिए और करते रहिए मेहनत, ठीक है ना। चलिए फिर मिलते हैं कल कुछ क्वेश्चन के साथ। कल 2 पुरस्कार और हैं, एक साहित्य अकादमी जो कि दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है, ज्ञानपीठ तो पहला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है, उसके साथ मिलेंगे। उसके बाद कुछ और आधुनिक युग के कवि और उनकी रचनाओं को कल हम देखने वाले हैं। थ्योरी नहीं, केवल सवाल कल हम करेंगे, कुछ इंपोर्टेंट कवि और साथ के साथ उनकी थ्योरी वहीं पर पढ़ लेंगे, ठीक है ना। चलिए तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार। अब आएगी साउंड, ठीक है ना, अब आएगी साउंड, ठीक है। अब देखो जरा साउंड आ रही है, देखो जरा चेक करो, एक, अब चेक करो, अब चेक करो, अब आ रही साउंड, ठीक है, अब आ रही साउंड। देखो मैं ये रहा, मैं बोल भी रहा हूँ, एक बार फिर से बोलता हूँ, नमस्कार, राधे राधे, कैसे हैं आप सभी। मैं जितेंद्र सोनी स्वागत करता हूँ आपका खान ग्लोबल स्टडीज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म। आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बड़े ही आनंद के साथ आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। कैसे आप, कैसे आपकी तैयारी चल रही है, ये जानकारी आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं, ठीक है ना। अपने स्वास्थ्य के बारे में, अपने घर परिवार के लोगों के स्वास्थ्य के बारे में भी आपको जानकारी दे देनी है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। चलिए ओके, सभी प्रश्न ठीक है, सभी लोग बहुत अच्छी बात है। साउंड आ गई, आनंद जी भी हमारे साथ आ चुके हैं। और सर जी मजाक में कर देते हैं, मजाक नहीं है भाई, ठीक है ना। कई बार क्या है कि हमारा ध्यान नहीं होता है इस वाले बटन पर, हमारे पास एक जादू बटन है जिससे हम हमारी आवाज भी बंद कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। सर जी आफ्टरनून है, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून जी, चलिए बहुत अच्छी बात है। स्टार्ट करें, ठीक है ना, क्लासेस की शुरुआत कर रहा हूं। क्लासेस की शुरुआत करने से पहले एक सवाल, अभी हम ना हमारे अंतिम चरण में है, कल तक हमारा आधुनिक साहित्य जो है, आधुनिक काल जो है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। रीति काल में अब हमें कुछ और नहीं देखना बाकी रह गया है, अब केवल और केवल हमें आधुनिक काल पढ़ना है और कुछ पुरस्कार पढ़ने हैं। प्रयास करेंगे कि आज पुरस्कारों से शुरू करें, किससे शुरू करेंगे? पुरस्कारों से शुरू करेंगे। उसके बाद कल हम कुछ आधुनिक कवि और उनकी कुछ प्रमुख रचनाओं से संबंधित कुछ सवाल कर लेंगे जो कि इंपोर्टेंट होंगे हमारी परीक्षा के लिए। उसके बाद बस एक दिन हमें पत्र लेखन और पढ़ने हैं, पत्रों के प्रकार के भाषण, पत्र किस किस श्रेणी के हैं, कुछ शब्दावली हमें पढ़नी है, बस पत्र बनानी नहीं है कि जैसे कि एक पत्र आपने किसी आयोग को भेजा और आयोग को भेजने के बाद अगर उसका कोई जवाब नहीं आया है तो दोबारा में जो आप पत्र भेजोगे उसे क्या कहते हैं, ठीक है ना। शासकीय पत्रों में प्रेषक का अर्थ क्या होता है, प्रेषित किसे कहते हैं, दिनांक किस तरीके से लिखते हैं, इत्यादि इत्यादि शब्दों को, मतलब इत्यादि इत्यादि ऐसे फॉर्मेट को हमें कल देखना है, लेकिन कल नहीं परसों देखना है, ठीक है ना, परसों देखना है। उसके बाद कंप्लीट टेस्ट चलेंगे और हाँ, आपके रिवीजन की व्यवस्था करवा दी गई है। रिवीजन जो है आपका कंप्लीट 7 से 8 घंटे का, ठीक है ना, 7 से 8 घंटे की हिंदी की क्लास होगी जो कि इंपोर्टेंट क्लास होगी, ठीक है। अगर किसी को लगता है कि संपूर्ण पाठ्यक्रम का हमें रिवीजन करना है टॉपिक वाइज मतलब ऐसा नहीं है कि एक सवाल किसी और टॉपिक का हो उसके बाद किसी और टॉपिक का सवाल, बिल्कुल नहीं। एक सवाल से हम लगभग 40-50 सवाल करेंगे, कुल मिलाकर 8 घंटे के आसपास की वो क्लास होगी जो कि क्लास बेहद जरूरी होगी। और उसकी तारीख कितनी है, उसकी तारीख है अभी क्लास की, आपकी हिंदी की क्लास की तारीख है। कंप्यूटर जी अब संडे कब है?
अच्छा तो ठीक है भाई, 6 तारीख को वो आपकी क्लास लगी हुई है यूट्यूब पर, ठीक है ना? कब लगी हुई है? 6 तारीख को। कब लगी हुई है? 6 तारीख को। कब लगी हुई है? 6 तारीख को। 6 तारीख को संडे है, ठीक है ना? 6 तारीख को क्या है सर? संडे, यानी रविवार है सर 6 तारीख को, और 8 घंटे की क्लास है, कंप्लीट क्लास होगी। इसको देखना बेहद जरूरी है। जरूरी नहीं है कि हाय हाय आप लाइव ही आए, ठीक है ना, कि हाय हाय सर जी हम तो लाइव ही आकर ये क्लास करेंगे, बस कर लेना, ठीक है ना, किसी भी तरह से बस कर लेना। 6 तारीख, 6 जुलाई, ठीक है ना, कंप्लीट एक 8 घंटे की क्लास रहेगी, जिसमें आपका साहित्य, आपका व्याकरण, सब कुछ कवर, ठीक है ना? तैयार है सभी लोग? इसको तो जरूर करना है, ठीक है ना? रामबाण होगी। हम अभी से इस पर काम कर रहे हैं कि किस किस सवाल को उसमें सम्मिलित करें, किस तरीके से रिवीजन कराते हुए चलें, किस तरीके से बताते हुए चलें, कौन कौन से सवाल इंपोर्टेंट हो सकते हैं, पाठ्यक्रम क्या है, पाठ्यक्रम में एक एक बिंदु से कौन कौन से सवाल उठाएं, ठीक है ना, बेहद जरूरी होगी, ठीक है ना, बेहद मोस्ट इंपोर्टेंट। इस क्लास को जरूर करिएगा। 26 तारीख, अरे 26 लिख दिया भाई मैंने, 6 करिएगा इसको, क्या करिएगा इसको 6, 26 तो कल परसों ही है, 6 करिएगा, 26 गलती से लिख दिया है मैंने 6, ठीक है ना? 6 तारीख, ठीक है ना? 6 तारीख को क्या है? रविवार है। चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए आज ना हम साहित्य शुरू करते हैं। आधुनिक साहित्य, सबसे पहले पुरस्कारों को ही लपेटते हैं। पुरस्कारों से अक्सर सवाल आते हैं, और ऐसी कोई रचना जिसको कोई पुरस्कार मिल चुका है उसके पूछे जाने की संभावना अत्यधिक हो जाती है, उसके पूछे जाने की संभावना बहुत जरूरी हो जाती है, ठीक है ना? कहां पर होगी क्लास? अरे भाई ये क्लास होगी यूट्यूब पर। कहां होगी ये क्लास? यूट्यूब, वाईटी ही मैंने लिख दिया भाई, यूट्यूब पर होगी, ठीक है ना? वाईटी पर होगी, यूट्यूब पर बिहार एजीएस एग्जाम करके चैनल है, वहां पर ये क्लास हो जाएगी। अब देखो कि सर जी अगर आज अपने वीक टॉपिक को लिखिएगा कि आज जो भी आपको पढ़ना है उसको लिखिए, हिंदी में ये, मैथ में ये, रीजनिंग में ये, बिहार जी के में ये, ठीक है ना? उसके बाद अब रिवीजन पर कोई नियम लागू नहीं है, रिवीजन आपको जब समय मिले तब करिए, जो भी टॉपिक आपने कभी भी पढ़ा है सबको लपेटिए, लेकिन रिवीजन 2 घंटे डेली करिए, ठीक है ना, कि कभी भी करिए, जब आपको समय मिले तब करिए, कोई भी टॉपिक कभी भी पढ़ा हो तब करिए, क्योंकि अब वो नियम लागू नहीं होते, क्योंकि उतना समय अब हमारे पास नहीं है कि हम 21 दिन का वेट करें, ठीक है ना? ध्यान रखिएगा, ये नियम तब लागू होते हैं जब परीक्षा में थोड़ा बहुत समय होता है। सही तरीका तो यही है, ठीक है ना? लेकिन वर्तमान में हमने कभी भी कोई टॉपिक पढ़ा होगा उसका रिवीजन लपेटिए, उन टॉपिकों को देखिए, लपेटिए, ठीक? अच्छी बात, आगे बढ़े। मुझे अनब्लॉक, अरे अगर आप अनब्लॉक हो, अगर अनब्लॉक नहीं होते तो चैट नहीं कर पाते, कमेंट नहीं कर पाते, ठीक? चलिए आगे चलते हैं, आगे बढ़े। आज की जो बारी है सर, आधुनिक साहित्य हमें पढ़ना है, आधुनिक काल हमें पढ़ना है। सबसे पहले सर हम हिंदी साहित्य देखकर आ रहे थे, और साहित्य देखते हुए सर हमें क्या पता चला? सबसे पहले जो हिंदी साहित्य का विभाजन है